जय हिंद एवरीवन। फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि एयरफोर्स के XY ग्रुप की एग्जाम्स होने वाली हैं, उसके लिए हमारे आज टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट हो रहे हैं। हम एक एक लेक्चर में मतलब एक एक वीडियो के अकॉर्डिंग हम 20-20 क्वेश्चंस देखते चलेंगे और क्वेश्चंस हमने उसी टाइप के रखे हैं जिसमें आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रखा है। सेकंड थिंग, जो एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस रखे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, ही इज यूनिवर्सिटी। देखिए जनरली बच्चा क्या करता है कि जब हमें पता है कि वोवेल होता है AEIOU, अगर किसी बच्चे को ये रहता है कि यू से पहले हम एन का यूज करते हैं तो वो इस पार्ट में एरर लगा सकता है। वो ए की प्लेस पे हम क्या यूज कर सकता है, वो एन। बट जनरली जब हम यूज करते हैं, जब उसकी वोवेल साउंडिंग देखते हैं तो यूनिवर्सिटी बोलते हैं। यूनिवर्सिटी का उच्चारण जो आता है य से आता है और य के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल ए यूज करते हैं, ना कि एन यूज करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपका कोई एरर नहीं है। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। प्रोफेसर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके लिए आर्टिकल यूज किया है, बिल्कुल परफेक्ट है। ही की बात कर रहा हूं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम आगे पार्ट में, बट ऑफ हिज 3 सन्स। बट ऑफ हिज 3 सन्स, उसके 3 बेटे की बात हो रही है। यहां तक भी पार्ट में कोई एरर नहीं है। नाइदर हैज एनी मेरिट। अब देखिए जनरली हम यहां पर देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, नीदर या फिर नाइदर, आप जैसा भी बोले, नीदर भी प्रोनाउंस करते हैं जबकि नाइदर भी चलता, कोई इशू नहीं है। हम बात करते हैं, यहां लिखा हुआ है नीदर। नीदर हम कितने के लिए यूज करते हैं तो आपको पता होगा, नीदर हम जब भी यूज करते हैं तो करते हैं ओनली फॉर 2। हम कितने के लिए करते हैं, ओनली फॉर 2। नीदर का यूज जब भी हम करते हैं तो ओनली फॉर 2 के लिए हम नीदर का यूज करते हैं। यहां पे बात कितने की हो रही है, 3 सन्स की हो रही है, जो कि 2 से ज्यादा है। तो जब भी आपको 2 के लिए बोला जाएगा तो हम क्या यूज करते हैं, नीदर यूज करते हैं। अगर 2 से ज्यादा की बात करता है तो हम किसका यूज करेंगे, नन का यूज करेंगे। ये बात आप याद रखेंगे। 2 के लिए हम किसका यूज करेंगे, नीदर का। और पॉजिटिव सेंटेंस में अगर रहता तो 2 के लिए हम किसका यूज करते हैं, ईदर का यूज करते हैं। ये बात आप याद रखें, ईदर का। अगर ईदर में भी मान लीजिएगा सेंटेंस में ईदर का भी 2 से ज्यादा के लिए यूज करता है तो हम ईदर की प्लेस पे हम किसका यूज कर सकते हैं, एनी का यूज कर सकते हैं। ये बात आप याद रखें। इस क्वेश्चन में नहीं, किसी और क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हम सही आंसर्स तो देख रहे हैं, सही आंसर के साथ में और क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं इस सेंटेंस के अंदर, वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। यहां लिखा बात कितने की हो रही है, 3 सन्स। तो हम नीदर की प्लेस पे हम किसका यूज करेंगे, नन का। तो आपको वहां पर राइट आंसर नहीं बताना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पार्ट टिक करना है। तो आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं था, सेकंड पार्ट में भी नहीं। एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में आपका एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है दीज ऑर्डर्स। दीज आपका प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है, मतलब एज अ एडजेक्टिव यूज होता है। नाउन आपका प्लूरल दिया है। ऑफ द मैनेजर, बिल्कुल सही है। ऑफ का यूज हो रहा है पार्टिटिव, मैनेजर के साथ में पोजीशन बताने के लिए। मे पुट द लिव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ, सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पे लिखा हुआ है डेंजर। अब देखिए इसकी मीनिंग क्या निकलती है। These orders of the manager may put the lives of thousands workers in a danger, है ना, in a danger। आपको पता होगा कि जब भी हम यूज करते हैं तो in a danger यूज नहीं होता, ये फिक्स फ्रेज में आता है। हम कभी भी in a danger यूज नहीं करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, in danger। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन उठता है आपका और हम क्या यूज करते हैं, इन डेंजर। इन अ डेंजर कभी भी नहीं होता। तो जब हम बात करेंगे इस पार्ट की, तो इस पार्ट में किस में एरर है आपका, सी पार्ट में एरर रहेगा। इन अ डेंजर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हम क्या यूज करते हैं, इन डेंजर होता है। जैसे हम यूज करते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। मान लीजिए कभी भी आपको आउट ऑफ ऑर्डर के साथ में आउट ऑफ द ऑर्डर, आउट ऑफ द माइंड, आउट ऑफ द वर्क कभी भी मिलता है तो इसमें हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये फिक्स्ड फ्रेजेस हैं, इनके साथ में हम कभी भी आर्टिकल ए एन द का यूज नहीं करते। तो इस बात में आपको याद रखना है कि जब हम यूज करेंगे तो इन अ डेंजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होगा, इन डेंजर। और जब आपसे पूछा जाएगा कौन से पार्ट में एरर है तो आप पार्ट टिक करेंगे, कौन सा, सी पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट। आपको याद होगा एज वेल एज का रूल्स पढ़ते हैं हम सिंटेक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। जब भी हम यूज करते हैं एज वेल एज का तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। आइए सेंटेंस पूरा पढ़ लेते हैं। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स ऑल लेफ्ट फॉर द ट्रिप, है ना, ट्रिप के लिए निकले हैं, ठीक है वहां तक। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स, हम हिज स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं करते, हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट कौन है, द टीचर।
द टीचर कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर ऑल यूज नहीं करेंगे। ये ऑल किसके लिए यूज कर रहा है? हिज स्टूडेंट्स के लिए। जनरली हिज स्टूडेंट्स के लिए अगर करता, जैसे लिखा रहता द टीचर एंड हिज स्टूडेंट्स ऑल लेफ्ट, है ना, सभी निकले हैं, ठीक है, तो हम यूज कर सकते थे। यहां लिखा क्या है? एज वेल एज। एज वेल एज के फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है आपका? द टीचर। द टीचर कैसा नाउन हुआ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उसको हम ऑल में नहीं लेंगे। तो यहां जो ऑल लेफ्ट है वो नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ हम राइट यूज क्या करेंगे यहां पे? लेफ्ट। पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो कौन से पार्ट में एरर कहलाएगा आपका? बी पार्ट में एरर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन आपके एरर पे थे, है ना, 2 क्वेश्चन आपके, एक क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन का था, 2 सब्जेक्ट वेयर एग्रीमेंट के। लास्ट जो आपके अटेम्प्ट हुए थे 2022 में जो हुए थे, मई जून वाले, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी जो एरर पूछा गया था वो जनरली आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रीपोजिशन से ही एरर था। अब हम बात कर लेते हैं आगे जो आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग चलता है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं आपके। चूज द वर्ड अपोजिट। अपोजिट मतलब एंटोनिम्स बोला गया है, विलोमार्थी की बात कर रहा है। द मीनिंग इन द वर्ड गिवन वर्ड, है ना। रेमिसिस लिखा हुआ है, रेमिसिस का मतलब क्या होता है? आलसी। देखिए अब इसका अपोजिट देखना है, केयरलेस। जो केयर करता है मतलब जो थोड़ा सा समझदार व्यक्ति रहता है, किसी भी चीज की केयर करता है, उसके लिए हम यूज करते हैं केयरलेस। एक्टिव, जो हमेशा एक्टिव रहता है। बैड मतलब तो बुरा हो गया, हैप्पी मतलब खुश हो गया। तो आपको पता है रेमिसिस लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम जो एंटोनिम्स यूज करेंगे वो क्या करेंगे? एक्टिव यूज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चूज द सिनोनिम्स, इसका समानार्थी ढूंढना है हमें। लिखा हुआ है तो मॉक्सी, मॉक्सी का मतलब क्या होता है? वीरता। वीरता के लिए जो हम यूज करेंगे, देखिए अडेर, अडेर लिखा हुआ है, इसे हम क्या पढ़ते हैं? अडेर। अडेर का मतलब होता है मानना। कोई किसी चीज को मानता है, उससे चिपक कर रहता है, स्टिक होकर रहता है, उससे हम बोलते हैं अडेर, ठीक है। ब्रेवरी आपको पता है साहसी के लिए यूज होता है। डिटेस्टेबल लिखा है, पोलाइटनेस लिखा है। पोलाइटनेस का मतलब क्या होता है? तो हम जो बहुत विनम्र व्यक्ति होता है, विनम्रता के लिए हम क्या यूज करते हैं? पोलाइटनेस यूज करते हैं, ठीक है। और यहां जो लिखा हुआ है आपका, ठीक है, तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ब्रेवरी। आंसर क्या रहेगा आपका? ब्रेवरी हम यूज करेंगे। तो जो इसका सिनोनिम्स बनेगा किसका? मॉक्सी का। मॉक्सी का सिनोनिम्स क्या बनेगा आपका? ब्रेवरी। ब्रेवरी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है स्पॉट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, है ना। हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड की बात कर रहे हैं, है ना। वर्ड जो लिखा हुआ है, वर्ड क्या है आपका? है ना, फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या लिखा हुआ है? फिलेंथ्रोपिस्ट। लेन बोलते हैं हम तो LAN आना, है ना। जैसे हम यहां पे देखते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेन ई नहीं आएगा, फिलेंथ्रोपिस्ट, ये डबल पी का हम यूज नहीं करते हैं, तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। जब हम बोलते हैं तो फी नहीं आता है, ये प्रोनाउंसिएशन में ही गलत होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका स्पेलिंग का आता ही आता है हर बार। नेक्स्ट लिखा हुआ है इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स। जब हम बात करते हैं डेब्ट्स, डेब्ट्स मतलब क्या होता है? कर्ज। पेइंग मतलब देने की यूज। कैपेबल का मतलब क्या होता है? अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? कैपेबल की। किसकी बात करते हैं हम? कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है योग्य, जो अपने कर्ज देने योग्य हो, उसकी अगर हम बात करते तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कैपेबल रहता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? इनकैपेबल। इन जब भी किसी भी वर्ड में ऐड होता है तो वो नेगेटिव सेंस रखता है। कौन सा सेंस रखता है? नेगेटिव। यहां क्या लिखा हुआ है? इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपके या अपने कर्ज देने योग्य ना हो, असमर्थ हो, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। यहां जो देखेंगे करप्ट, करप्ट का मतलब तो इससे किसी मीनिंग में नहीं आता है। करप्ट का मतलब होता है जो बेईमान व्यक्ति होता है उसके लिए रहता है, ये नहीं हो सकता है ना। अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, है ना, क्या बात करते हैं हम? एक्स्ट्रावेगेंट। तो जो फिजूल खर्ची करता है, जो फिजूल खर्ची करता है उसके लिए हम यूज करते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, तो फिजूल खर्ची के लिए भी नहीं आएगा। इंसॉल्वेंट का मतलब अगर हम बात करते हैं, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? तो आउटडेटेड, जो बहुत पुरानी चीजें रहती हैं उसके लिए हम यूज करते हैं इंसॉल्वेंट, है ना। आउटडेटेड कोई चीज है जो प्राचीन काल से चलती आ रही है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जो बैंकरप्ट होता है, जो बैंकरप्ट व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? बैंकरप्ट होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं इंसॉल्वेंट। तो जो अपना कर्ज नहीं दे पाए, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब क्या हुआ आपका? बैंकरप्ट। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्लोज फिस्टेड पर्सन, है ना, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिस्टेड पर्सन मतलब जो अपनी मुट्ठियां बांध के रखता है, जो बहुत कंजूस होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। जो खर्च नहीं करता, बहुत जल्दी पैसे नहीं निकालता, मुट्ठी बांध के रखता, पैसे निकलता ही नहीं है उससे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पर्सन की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे। काइंड मतलब तो अच्छा हो गया। माइजरली का मतलब होता है कंजूस, तो इसका आंसर क्या रहेगा, अ माइजरली पर्सन। क्रूल मतलब तो जो बहुत बेकार व्यक्ति होता है, जिसमें दया बिल्कुल नहीं होती, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा अ माइजरली पर्सन, जो कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है नरेशन। देखिए एयरफोर्स के XY ग्रुप में 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं जो कि फिक्स है, बहुत इजी टॉपिक रहता है आपका नरेशन और वॉइस का। ये जो नरेशन का क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। सेंटेंस पढ़ते हैं। व्हाट अ गुड आइडिया सीमा रिमार्क्ड। सीमा ने बताया कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। सीमा एक्सक्लेम्ड दैट द आइडिया इज गुड। यहां पे लिखा हुआ है दैट द आइडिया इज गुड। सीमा एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज। देखिए यहां पर कहीं से कहीं आपको पास्ट इंडिकेट नहीं कर रहा है। क्या इंडिकेट नहीं कर रहा है, पास्ट इंडिकेट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज समझिए कि जब आपको बोला गया है कि आइडिया अच्छा है, तो अच्छा है मतलब जब उसको आप चेंज करेंगे तो आपको पता है सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं तो वॉज है, ठीक है। शीमा टोल्ड। देखिए टोल्ड हम कभी भी यूज नहीं करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या, जो हम एक्सक्लेमेशन साइन यूज करते हैं तो वो उसमें हम हमेशा सेड टू को किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेड लिखा है, यहां पे लिखा है टोल्ड। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो सेड टू होता है वो किस में चेंज होता है, एक्सक्लेम्ड में चेंज होता है। तो ये सेड का सेड आ ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। टोल्ड नहीं यूज कर सकते। अब हम बात करते हैं तो हम 2 में से कुछ यूज करेंगे। और आपको पता है जब भी हम नरेशन में यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, है ना। रिपोर्टिंग स्पीच में हम सब्जेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। आइए लिखा क्या है, व्हाट अ गुड आइडिया। अब आइडिया के लिए हम यहां पर द आइडिया यूज करेंगे या फिर इट यूज करेंगे, तो आपको बोला गया कि हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब जब बोला गया कि आइडिया अच्छा है तो ये प्रेजेंट में बना हुआ, जब प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जो इज है, इज वाला नहीं आएगा आपका, तो कौन सा आएगा, जो आपका बी आंसर है, सीमा एक्सक्लेम दैट इट वाज अ वेरी गुड आइडिया। तो जो राइट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, बी पार्ट। वापस से ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा हम सेड टू को किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं। जैसा भी आप फील बताते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, हैप्पी, जॉय हम यूज करते हैं। जब हम यहां पर देखते हैं तो 2 ऑप्शन में आपको एक तो जगह टोल्ड मिला, एक जगह सेड मिला, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। यहां पर एक्सक्लेम्ड है, यहां पर एक्सक्लेम्ड है, ये दोनों ठीक है। यहां पर द आइडिया यूज किया, और आपको पता है कि हम हमेशा नाउन को यूज नहीं करते हैं, उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं। तो आइडिया के लिए प्रोनाउन क्या हुआ, इट। प्रेजेंट था तो पास्ट में बनाया तो क्या यूज हुआ, वॉज। तो आंसर आपका बी वाला राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस हो गया। अभी जस्ट बात ही कर रहे थे हम कि नरेशन और वॉइस के क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। अब देखिए इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है, सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस में पैसिव फॉर्म इसका क्या रहेगा, मतलब सेंटेंस आपका इसमें एक्टिव में। आप जब भी फोकस करते हैं तो आप हमेशा याद रखिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए जब भी आप फोकस करेंगे क्वेश्चन पे, सबसे पहले वर्ब पे फोकस करिए। वर्ब क्या लिखा हुआ है, ऑफर्ड। जैसे आपने वर्ब देखा ऑफर्ड, ऑफर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है मतलब ये सिंपल पास्ट है। और एक्टिव वॉइस में अगर सिंपल पास्ट है तो चेंज होगा, तो किस में चेंज होगा, तो आप बोलते हैं वॉज वर्ब में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब। और वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। ये शॉर्टकट होता है। अब जब हम यहां देखते हैं तो यहां इज लिखा हुआ है, गलत है। वॉज ऑफर्ड लिखा है, हो सकता है। ऑफर्ड लिखा है, नहीं हो सकता। यहां पर वॉज बीइंग लिखा है, नहीं हो सकता। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वर्ब को देखा है। किसको देखा है, वर्ब को। वर्ब क्या थी, ऑफर्ड। ऑफर्ड सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म चेंज करते हैं तो हम डायरेक्ट किस में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव वॉइस सबसे इजी हो जाता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, वर्ब पे। यहां पर आपको लिखा हुआ क्या है, देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन कैसे हटा, आप एक्सक्लेमेट मतलब हटाइए, जितने जितने ऑप्शंस हटा सकते हैं हटा दीजिए, है ना। एलिमिनेट करते हैं हम, तो यहां पर सबसे पहले क्या हटा, इज ऑफर्ड, ये कट गया। रीजन हमको क्या चाहिए, वॉज ऑफर्ड चाहिए। यहां पर लिखा वॉज ऑफर्ड, ये हो सकता है, हमने इसको रखा है, पहला ऑप्शन कट गया। यहां पर ऑफर्ड है, ऑफर्ड एज इट इज नहीं आएगा, ये एज इट इज कट गया। यहां पे क्या लिखा हुआ, अ चेयर वॉज बीइंग लिखा हुआ है, बीइंग कहीं से कहीं नहीं आएगा क्योंकि कंटिन्यूस में चाहिए। प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूस होता तो हम वॉज वर्ब के साथ में बीइंग प्लस V3 यूज करते, ये ऑप्शन भी आपका कट गया। अब एक चीज समझिएगा, राइट आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया कि राइट आंसर कौन सा रहेगा, इसका बी रहेगा।
सेकेंड थिंग आप ये समझिए कि ये जो आपका बना हुआ है ये आपके डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस है। कौन से हैं? डबल ऑब्जेक्ट वाले। अब इस चीज को समझिए। दे ऑफर्ड मी अ चेयर, यहां पर अ चेयर आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये जो है ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाता है? सेकंड ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसके दो तरीके होते हैं बनने के। इसके जो राइट आंसर है देखिए, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो ये ऐसा बनेगा, अ चेयर वॉज ऑफर्ड, जो पर्सन रहता है वो टू मी बाय, सब्जेक्ट क्या है आपका? दे, तो दे का क्या लिख देंगे हम? देम। सेकंड जो बनेगा मी से बना सकते हैं हम, आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाय देम। तो देखिए पैसिव वॉइस में ये डबल ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। रीजन क्या है कि दोनों तरीके के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। यहां पर जब हम देखते हैं तो आई वाला लिखा है ना, ये वाला मिला आपको, पहला वाला ऑप्शन नहीं है, बट पहला वाला भी आ सकता है। तो आपको दोनों याद रखना है, बस इसमें कुछ नहीं करना रहता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें देखना है कि ऑफर्ड किया तो क्या ऑफर्ड किया? तो अ चेयर, किसको? मुझे। तो इसमें हम हमेशा दो, जब भी ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं तो इसके दो क्वेश्चंस रहते हैं, व्हाट और हुम, किसको और क्या। तो क्या ऑफर किया? तो चेयर एक ऑब्जेक्ट, किसको? तो मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट। तो हम ये दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपके आंसर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, फिर इन द ब्लैंक्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं जो कि 11 to 15 दिया हुआ है। इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वॉइस रहता है, नरेशन रहता है, आपका प्रीपोजिशन क्वेश्चन आ गया, एरर फाइंडिंग भी हो गई, एंटर्म्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी क्वेश्चंस हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ फिलर्स के क्वेश्चंस आपके जो पूछे जाते हैं वो इस पैटर्न पे रहते हैं। जैसे आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रेफर, है ना, मैं प्रेफर करूंगा कौन सा? अब देखते हैं। एक लिखा हुआ है लेटर, एक लिखा है लीस्ट, एक लिखा है लास्ट, एक लिखा है लेटर। अब देखिए दो ऑप्शन तो आप बिल्कुल हटा सकते हैं। लास्ट का मतलब होता है अंत वाला, अंत वाला हम यूज नहीं करते हैं। लीस्ट का मतलब होता है कम, नहीं आएगा। एक होता है लेटर, एक होता है LATTER, छोटा सा बस एक अल्फाबेट का फर्क है, दोनों के मीनिंग में चेंज हो जाता है। लेटर का मतलब होता है बाद में, और लेटर का मतलब होता है बाद वाला, मतलब हम जिसकी बात कर रहे हैं जो अंत में आया है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? तो हम बोलते हैं लेटर मतलब बाद में, जैसे बोलते हैं ना, कैन आई कॉल यू लेटर, है ना, क्या मैं आपको बाद में कॉल करूं? तो ये बाद में के लिए होता है। और ये वाला होता है बाद वाला, मतलब हम किसी की बात कर रहे हैं उसमें जो सेकंड वाला है, आखिरी वाला है, उसकी बात करते हैं। आखिरी क्या लिखा हुआ है अब इसमें समझिए। जैसे लिखा हुआ है आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रेफर, मैं क्या प्रेफर करूंगा? बाद वाला, बाद वाला मतलब कॉफी। तो हम यहां पर जब हम यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? LATTER, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आपका डी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई ट्राइड टू माई रिंग, सॉरी ही ट्राइड टू माई रिंग, है ना, उसने मेरी रिंग चुराने की कोशिश की। अब चुराने के लिए जब हम यूज करते हैं, ये स्टील का मतलब तो वो सरिया वाला हो जाता है, स्टील मतलब अभी भी हो जाता है। ये पता नहीं कुछ लिखा हुआ है, इसका कोई मीनिंग आई डोंट थिंक कुछ है। इसका मतलब क्या हो जाता है? अभी भी के लिए हम यूज करते हैं स्टिल, आई एम स्टिल हियर, मैं अभी भी यहां हूं, ये हो जाता है। स्टील का मतलब होता है वो लोहा सरिया के लिए हम यूज करते हैं। स्टील का मतलब क्या होता है? चुराना। स्टील का मतलब क्या होता है? चुराना। तो जो राइट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टील। स्टील मतलब क्या होता है? चुराना। तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स आते हैं जिनके अगर आपको मीनिंग पता हो तो उस अकॉर्डिंग, ज्यादा आपका टफ लेवल नहीं रहता है, बस आपकी वजह से एक जनरल नॉलेज पूछी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर बनते हैं। अब देखिए ये जब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन का क्वेश्चन उठ कर आया है। प्रीपोजिशन में आप देखिए ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके, यू मस्ट डिस्पेंस हिज सर्विस। अब यहां पे ऑप्शन मिलता है आपको इन, फिर मिल रहा है आपको एट, फिर मिलता है विथ, और फिर मिलता है ऑफ, ठीक है, ठीक। अब देखिए जब हम बात करते हैं डिस्पेंस, है ना, डिस्पेंस के साथ में अगर हम इन यूज करते हैं, कि एट यूज करते हैं, कि विथ यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है जब भी हम बात करते हैं किसकी? डिस्पेंस विथ। किसकी बात करते हैं? डिस्पेंस विथ। डिस्पेंस विथ का मतलब होता है सेवा समाप्त करना। डिस्पेंस विथ का मतलब क्या होता है? सेवा समाप्त करने के लिए हम यूज करते हैं। सेवा समाप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिस्पेंस विथ का यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं डिस्पेंस इन, ये फ्रेजल वर्ब है आपकी। अगर हम बात करते हैं
डिस्पेंस इन, डिस्पेंस इन का मतलब होता है बांटना। कोई भी चीज अगर आप डिवाइड करते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्पेंस इन यूज करते हैं। डिस्पेंस विद का मतलब क्या होता है, सेवा समाप्त करना। ठीक है, किसी चीज की सेवा समाप्त होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्पेंस विद। यू मस्ट डिस्पेंस विथ, सॉरी हाँ, यू मस्ट डिस्पेंस विथ हिज सर्विस, है ना। तो हम यहां पर जब यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेवा समाप्त की बात हो रही है, उसकी सर्विस की, तो सर्विस की सेवा समाप्त होगी तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विथ। और डिस्पेंस इन का याद रखिएगा, डिस्पेंस इन का मतलब होता है आपका बांटना। नेक्स्ट लिखा है शी शडर्ड, शडर्ड का मतलब होता है कांपना। शडर्ड का मतलब क्या हुआ, कांपना। द ड्रेडफुल साइट, साइट मतलब ऐसी कोई लोकेशन है जिसको वो देखकर घबरा रही है, बहुत ज्यादा कांप रही है। ठीक है, तो ऑन, ओवर, अपॉन। अपॉन जनरली हम यूज करते हैं तो कोई चीज मोशन में आके किसी के ऊपर आती है उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। ओवर का यूज करते हैं तो वर्टिकल पोजीशन के लिए बताने के लिए, जस्ट ऊपर की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं, या किसी के ऊपर या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं। ऑन का यूज करता है कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस, कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस वाली यहां बात नहीं हो रही है। अगर आप बात करते हैं तो एज अ फिक्स, कोई भी चीज फिक्स प्लेस हो या फिर किसी चीज की फिक्स की बात होती है तो हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। शी शडर्ड एट द ड्रेडफुल साइट, है ना, वो साइट को देख के क्या हो रही है, कांप रही है, घबरा रही है। तो हम क्या यूज करेंगे यहां पर, एट यूज करेंगे, है ना, शडर्ड एट यूज होगा। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अब यहां पे भी जब हम देखते हैं तो प्रीपोजिशन ही है, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ में आप एक बात याद रखिए, हम किस पे बात कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब भी है आपके साथ में। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आपका फ्रेजल वर्ब कहलाता है। ऑल्दो, हालांकि, द राजपूत आर्मी वॉज, है ना, आउटनंबर्ड, द ब्रेव जनरल रिफ्यूज टू, है ना, उसने मना कर दिया। मना कर दिया, किस चीज से मना कर दिया, वो वहां से नहीं हटना चाहता था, है ना। तो मना करने के लिए हम गिव इन यूज करते हैं या गिव अप यूज करते हैं, ये दो में बहुत कंफ्यूजन रहता है, आप इस चीज को क्लियर करिएगा। वापस सेंटेंस देख लीजिए, लिखा हुआ है द राजपूत, सॉरी, ऑल्दो द राजपूत आर्मी वॉज आउट नंबर्ड, मतलब उनके जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे करके कम होते जा रही हैं। द ब्रेव जनरल रिफ्यूज टू, ब्रेव जनरल ने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया, किस चीज से, तो नहीं हटने से, मतलब नहीं, मतलब हारेंगे नहीं हम, उन्होंने मना कर दिया। रिफ्यूज टू गिव इन या फिर गिव अप। देखिए गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। और गिव इन का मतलब क्या होता है, मना करना। मना करना, किसी भी चीज के मना करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गिव इन यूज करते हैं। और गिव अप मतलब होता है छोड़ देना। तो ये कोई आदत नहीं है जिसको हम छोड़ रहे हैं तो हम गिव अप यूज नहीं करेंगे। इस करके थोड़ा फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग है थोड़ा सा अलग आता है, आपको याद रखना है। हम इस प्लेस पे किसका यूज करेंगे, गिव इन का यूज करेंगे। तो जो राइट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सी राइट आंसर रहेगा। अब देखिए, व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ईदर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस में जो ईदर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, प्रोनाउन, कंजक्शन। अब आपको ये चीज समझानी है, मतलब आंसर्स करना है कि इनमें से ये क्या है। सबसे पहले देखिए, आई टीच इंग्लिश ईदर। अब आपने कंजक्शन पढ़ा होगा तो आप पढ़ते हैं वहां पे ईदर अकेला भी चलता है और भी चलता है, ईदर और यूज करते हैं, या तो या। और ईदर अकेला होता है तो दो में से एक यूज करते हैं। ठीक है, इधर का यूज दो के लिए भी होता है, और के लिए भी यूज किया जाता है, या के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, आइए आप हमेशा याद रखिए, कभी भी हम किसी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद हमें हमेशा क्या चाहिए, नाउन। अगर प्रीपोजिशन के बाद में नाउन नहीं दिया है तो वो ऐसा प्रीपोजिशन यूज नहीं हो रहा होगा। तो यहां पर सेंटेंस में देखते हैं, आई टीच इंग्लिश ईदर, तो प्रीपोजिशन तो नहीं लगता। प्रोनाउन, अब ईदर बात कर रहा है तो ईदर किसके लिए यूज कर रहा है, तो एज अ प्रोनाउन भी यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंजक्शन, कंजक्शन दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो वर्ड्स और सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होता है। हम यूज कर रहे हैं तो एडवर्ब, और एडवर्ब का मतलब क्या होता है, एड प्लस वर्ब। एड प्लस वर्ब मतलब होता है जो वर्ब में कुछ ऐड करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। आई टीच इंग्लिश ईदर, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, या मैं और इंग्लिश और भी इंक्लूड करता है, मतलब कुछ और पढ़ाता है उसके साथ में क्या पढ़ाता है, वो इंग्लिश। तो बात किस पे हो रही है, पढ़ाने पे, टीच पे बात हो रही है। तो टीच क्या हुई आपकी, वर्ब, और जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो इस करके जो यहां पे लिखा हुआ है वो आपका क्या रहेगा,
तो आप बोलेंगे वो जो चीज है वो आपकी क्या रहेगी, आपकी एडवर्ब रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहां पे लिखा है विच बुक इज योर्स, है ना, तुम्हारी बुक कौन सी है। सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, विच बुक इज योर्स। अब आपको पता है ये अगर हम बात करते हैं योर्स, योर्स का मतलब क्या हुआ, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसका मीनिंग यहां पर क्या निकलता है, योर बुक। तो जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो यहां पे है विच बुक इज योर बुक, विच बुक इज योर्स, दोनों सेम मीनिंग कन्वे करता है। तुम्हारी बुक कौन सी है। देखिए जनरली आपको जब भी ऐसा सेंटेंस मिले और आपको स्टार्टिंग में पूछा जा रहा है कि ये चीज क्या है, तो आप एक चीज याद रखिए, वर्ब है। ये क्या है आपकी वर्ब। वर्ब से पहले हम किसका यूज करते हैं, नाउन का, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाता है, आपका एडजेक्टिव। ये बात तक क्लियर रखिएगा, जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो आपका क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। कहने का मतलब सरल तरीके में ये समझ लिया, नाउन से पहले अगर कुछ है और उसकी विशेषता बता रहा है तो वो आपका एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है। विच बुक इज योर्स, इज क्या है आपकी वर्ब है, वर्ब से पहले क्या है बुक, बुक से पहले क्या लिखा है विच, नाउन से पहले कौन है, एडजेक्टिव। तो हम यहां पर देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो नहीं है, नहीं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बिल्कुल, बोथ नहीं आएगा क्योंकि दो एक साथ नहीं आ सकता, नन ऑफ दीज नहीं होगा, रीजन एडजेक्टिव है और ये कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, इंट्रोगेटिव। WH फैमिलीज के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव में यूज किए जाते हैं, उनमें से एक है विच, उनमें से क्या है विच। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, बी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, आपको पता है पैसेज भी आपके पूछे जाते हैं, तो हमने लगभग हर पैटर्न के क्वेश्चंस कर लिए, स्पेलिंग मिस्टेक देख लिया, सिनोनिम्स देख लिए, एंटोनिम्स देख लिए, इडियम्स देख लिए। तो आप ये चीज समझ रहे हैं कि ये जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं, जो प्रैक्टिस सेट बना हुआ है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स, है ना, आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए ये चीज बनाई गई है, बिल्कुल। तो इसको आप वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर भी करिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंचाइए, तो उनसे क्या हेल्पफुल मिल सकती है। आइए अब हम बात करते हैं सिलेक्ट द राइट आंसर। आपको पैसेज पढ़ना, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना है कि कैसा क्या है क्या नहीं है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। 1 मिनट का टाइम लीजिए, पैसेज पढ़िए, उसके बाद हम समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए अगर हम बात करते हैं, देखिए पैसेज में ऐसा रहता है, दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप पूरा पैसेज पढ़ लीजिए, या जिस चीज की बात आ रही है उसको पहले पढ़िए, उसके बाद में समझिए कि बात किस चीज की हो रही है। जनरली हम क्या करते हैं कि हम पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि पूरा पैसेज पढ़ने में टाइम तो जाता है, साथ में हमें ये पता नहीं रहता कि हम पैसेज में ढूंढ क्या रहे हैं। अगर आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो आप पैसेज क्यों पढ़ रहे हैं, आप इस चीज को पहले समझ लीजिए। अगर आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ा जा रहा है पैसेज, आप इस चीज को क्लियर करिए। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि बात क्या हो रही है। हमें पैसेज पढ़ना है तो ढूंढना क्या है, हम किस चीज का आंसर ढूंढने के लिए पैसेज पढ़ रहे हैं। अगर आप पूरा पैसेज पढ़ते हैं अच्छी बात है, अगर आपके पास में सफिशिएंट टाइम है तो आप बिल्कुल पढ़िए पूरा पैसेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास में टाइम की कमी रहती है तो आप पहले ये चीज समझिए कि हम क्वेश्चन तो पढ़ें, बात किस चीज की हो रही है। हम पैसेज तो पढ़ रहे हैं तो कौन सी चीज पे हमें फोकस करना है, इस चीज को समझिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है मैंड्रियन चाइनीज इज स्पोकन, है ना, वो क्या बोलते हैं, मैंड्रियन चाइनीज क्या बोलते हैं। अब इस चीज को समझते हैं। अब यहां तक की बात कर ली तो हमें यह समझना है कि मैंड्रियन चाइनीज की बात कहां पर हो रही है, हम इसको समझते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। सम लैंग्वेजेस आर यूज्ड बाय अ फ्यू पीपल अदर सच एज। अब बात किया सच एज के बाद में क्या दे दिया, मैंड्रियन चाइनीज एंड इंग्लिश आर स्पोकन बाय मिलियंस। अब यहीं पे बात हो रही थी, लिखा हुआ है मैंड्रिन चाइनीज एंड इंग्लिश आर स्पोकन, बोले जाते हैं। तो मैंड्रिन भी बोली जाती है चाइनीज और इंग्लिश भी बोली जाती है, चाइनीज और इंग्लिश दोनों की बात हो रही है। स्पोकन बाय मिलियंस, है ना, मिलियंस लोगों के द्वारा बोली जाती है। अब ऑप्शन देखेंगे आप तो यहां पे लिखा है लिटिल। लिटिल का यूज हम किसके लिए करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। मिलियंस आपका प्लूरल है, पर्संस की बात कर रहा है तो लिटिल का यूज नहीं होगा। फ्यू का यूज होता है ना के बराबर। अब मिलियंस लोग बोल रहे हैं तो ना के बराबर तो नेगेटिव सेंस तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा। बिग हम जनरली यूज नहीं करेंगे, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, मेनी। अब यहां पर क्या है कि डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता है आपको कि मेनी लिखा हुआ, आगे लिखा है मेनी पीपल स्पीक 2 और मोर लैंग्वेजेस। ये अलग सेंटेंस गया, यहां पर ये मेनी इसके लिए यूज नहीं किया।
हमें ये चीज समझना है कि बाय मिलियंस बोला गया है, तो मिलियंस मतलब बहुत लोगों के द्वारा, तो यहां पर लिटिल नहीं आ सकता क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन हुआ, फ्यू नहीं आ सकता क्योंकि नेगेटिव सेंस जा रहा है, बिग यूज नहीं कर सकते क्योंकि किसी चीज की आप शेप नहीं बता रहे हैं। तो हम क्या यूज करेंगे यहां पे, जो एप्रोप्रिएट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, मैनी। ठीक है, तो आपको ये इजी कब पड़ता है, जब आप इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आपको क्लियर होता है कि बोला क्या गया है। अब देखिए वो पैसेज यहां पर तो नहीं है, बट हम समझ लेते हैं कि पहले बोला क्या गया है, इस चीज को पहले क्लियर कर लेते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, आर रीजनल वेरिएशंस ऑफ अ लैंग्वेज, रीजनल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेजेस है, तो किस चीज की, अब इसमें बात कर लेते हैं। अब यहां पर आप इस चीज को समझिए कि बात कहां पर हो रही है। अब देखिए यहां पर ये जो पार्ट लिखा हुआ है रीजनल वेरिएशंस, आपको डायरेक्ट मिलता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद में, इसलिए आपको बोला है क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ऑफ लैंग्वेजेस आर नोन एज डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स मतलब जो भाषा होती है, बोली होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है रीजनल वेरिएंट, ठीक है, ऑफ लैंग्वेज आर नोन एज डायलेक्ट्स। अब हम ऑप्शन देखते हैं तो यहां आपको डायरेक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल मिल रहा है। देखिए डायलेक्ट्स आर रीजनल वेरिएंट्स ऑफ अ लैंग्वेज, तो हमें आंसर डायरेक्ट क्या मिलता है, डायलेक्ट्स, आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाता है। इस करके आपको बोला गया है कि जब भी आप पैसेज पढ़ें तो पैसेज पढ़ने से पहले एक बार जरूर क्वेश्चन को फास्ट में एक बार रिवाइज कर लें, मतलब देख लें, एक नजर निकाल लें। रीजन क्या होता है कि आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ढूंढना क्या है पैसेज में, उस चीज को हमें फोकस करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश आर इंक्लूडेड फ्रेंच वर्ड्स, है ना, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, इंग्लिश ऑल्सो इंक्लूड फ्रेंच वर्ड्स, है ना, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट पे हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए, द एंग्लो सेक्शंस वन कंक्वर्ड ब्रिटेन एंड रोमन एम्पायर वर्क अ जेनेटिक लैंग्वेज विच लेटर बिकम इंग्लिश जर्मन। इंग्लिश ऑल्सो कंटेन फ्रेंच डिराइव्स वर्ड्स आफ्टर इट वॉज। ठीक है, अब देखिए ये पैसेज यहीं पे रखना था, वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, तो आपको थोड़ा सा क्या वो एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही। इंग्लिश ऑल्सो इंक्लूड, बात किसकी हो रही है, इंग्लिश फ्रेंच में इंक्लूड हुई है उसकी बात हो रही है। ठीक है देखिए अब ये पॉइंट यहां से मिलता है, क्वेश्चन वही है, इंग्लिश ऑल्सो कंटेन्स फ्रेंच, है ना, मतलब इंक्लूड करती है, कंटेन्स करती है डिराइव वर्ड्स आफ्टर, क्या बात कर रहा है, आफ्टर इट वाज रूल्ड बाय फ्रेंच, है ना, जब फ्रेंच के द्वारा शासन किया गया था उसके बाद में बात हो रही है। तो यहां पर क्या लिखा है, वर्ड आफ्टर। अब देखिएगा ऑप्शन, तो यहां पे भी बात हुई, इंग्लिश ऑल्सो इंक्लूड फ्रेंच वर्ड्स नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आफ्टर, प्रायर, बिफोर, ड्यूरिंग, और आपको वहां पे क्या मिला था, आफ्टर, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, आफ्टर। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इसके जैसे और भी वीडियोस मिलेंगे आपको, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करेगा, इसके जल्द से जल्द हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।